हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे बहुत दिनों से आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे थे कि सर जून मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जून मंथ की जो कंप्लीट करंट अफेयर्स होती है जो आप हर मंथ लेके आते हो वो लेक्चर कब आएगा। तो लेक्चर आपके सामने आ गया। याद रखिएगा जून की 2024 की जितनी भी करंट अफेयर है वो सिंगल लेक्चर मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी हुई तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की हुई हैं। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा बट एवरीथिंग वुड बी कवर्ड, मतलब पूरा जून मंथ आपका यहाँ पर कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूछो क्या आप सोचोगे क्या बताने वाला हूँ। देखिए मेरी एक नई बुकलेट आप देखिए कौन सी आई है इस बार। आप देखेंगे जनवरी से लेकर जुलाई तक, मतलब 7 मंथ करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। खास बात देखिए 1000+ एमसीक्यू हैं, मतलब पिछले 7 मंथ्स में जितने भी यार ये एमसीक्यूज आए हैं वो सब मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड डायग्राम्स के साथ। ठीक है, पॉइंट फ्रेम में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर सैंपल दिखा रहा हूँ। 1000+ एमसीक्यूज, अराउंड मेरा माना है 1200 एमसीक्यूज हैं जो पूरे 7 मंथ्स के एमसीक्यूज अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो आप पूरी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कर सकते हो। तो ये नई बुकलेट है, और जो लोग सोच रहे हैं हमने आपकी पुरानी खरीद रखी है तो चिंता मत करो, ये नई वाली बुकलेट आपके उस ड्राइव में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आगे जितनी भी बुकलेट्स आएंगी वो सब आपको मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, याद रखिएगा ना ही 6 मंथ करंट अफेयर्स लिया, कोई बुकलेट नहीं ली, तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करो। ये 1000+ एमसीक्यूज, अराउंड 1200 एमसीक्यूज हैं पूरे 7 मंथ के। एग्जाम से पहले एमसीक्यूज करके चले जाना, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो एमसीक्यू ही आएंगे, तो ये आपको बुकलेट बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। तो आई होप इस 7 मंथ की 1000+ एमसीक्यू की बुकलेट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, और इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आप ये सोच रहे होंगे सर, ये बुकलेट के साथ आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे जून का लेक्चर, इसकी पीडीएफ, मेरी डेली करंट अफेयर्स लेक्चर रहते हैं, वीकली करंट अफेयर्स रहते हैं, वो सबकी यूट्यूब के सारे लेक्चर्स की पीडीएफ प्लस आगे आने वाले भी लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी। और ये जो 1000 एमसीक्यूज दे रहा हूं मैं आपको, इससे आप मान लो आपका एग्जाम की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इस बुकलेट के लिए तुरंत व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर पिंग करो, आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जून 2024 में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं सबसे पहले अगर स्टार्ट करता हूं तो मेरा मानना है कि मैं पहले एक एक करके सेक्शन में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहला सेक्शन आप मेरे सामने देख रहे होंगे अपॉइंटमेंट्स मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई उनको डिस्कस करूंगा, फिर एक एक करके सारे सेगमेंट मैंने बना रखे हैं। स्पोर्ट्स का अलग है, अपॉइंटमेंट अलग है, इंटरनेशनल अफेयर्स अलग हैं, और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जून में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाटो की बात करता हूं मैं, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं। अब देखिए इसके नए सेक्रेटरी जनरल जो अपॉइंट हुए, मैं आपको एक पॉइंट यहां पर एड ऑन कराता हूं। ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम मार्क रूटे, बट अभी रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड के अपॉइंट हो गए, मतलब अब ये नहीं है। ठीक है, ऑफकोर्स मार्क रूटे हैज बीन अपॉइंटेड एज नाटो सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, बट ये, और मैंने लिख रखा है ना कि नीदरलैंड पीएम है, बट अब ये नीदरलैंड के पीएम नहीं, नीदरलैंड के नए पीएम अपॉइंट हो गए। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो नए नीदरलैंड के नए पीएम कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अब नाटो जो कि एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री अलायंस है, याद रखिएगा उसके नए सेक्रेटरी जनरल बन गए, इनका नाम है मार्क रूटे। ये ऑफकोर्स नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, बट अभी कल ही याद रखिएगा नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं, कहां के, नीदरलैंड के। ओके, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इन्होंने रिप्लेस किया है स्टोल्टेनबर्ग जो हैं, याद है कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, इनको रिप्लेस किया है मार्क रूटे ने। तो अब मार्क रूटे हैज बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। ठीक है, बट नीदरलैंड के भी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, वो मैं जुलाई मंथ में कराऊंगा, बट स्टिल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। ओके, यू हैव टू मार्क द आंसर कपिल देव। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडियन क्रिकेटर है, आपको पता है हमारे 1983 में उन्होंने हमें वर्ल्ड कप भी जिताया हुआ है, और ये वहां के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल, कौन अपॉइंट हुई है, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु। आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत फेमस है ये। ठीक है, इन्होंने हमको ओलंपिक्स में 2 बार लगातार गोल्ड मेडल, 2 बार मेडल्स भी जिता चुकी हैं ये हमको, 2016 में और 2020 के ओलंपिक्स में इन्होंने हमको मेडल्स जितवाए हैं। ओके, तो याद है पीवी सिंधु जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है टोबैको कंट्रोल के लिए। ओके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोटम स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा, कौन अपॉइंट हुए हैं, ये जो पर्सन है उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बता दूं कटक इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उड़ीसा में। ओके, और इनको द्रौपदी मुर्मू जी जो है देश की प्रेसिडेंट, उन्होंने अंडर आर्टिकल 95 इनको अपॉइंट किया एज अ प्रोटम स्पीकर। याद रखिएगा ये अपॉइंट जो हुए थे वो 24 जून से लेके 26 जून तक के लिए थे, क्योंकि प्रोटम स्पीकर सिर्फ
टेम्पररी टाइप का होता है, याद रखिएगा। उसका काम क्या होता है, नए स्पीकर की अपॉइंटमेंट करना और जो नए मेंबर्स आए हैं उनको शपथ दिलाना, मतलब उनकी ओथ करवाना, ठीक है। तो ये सिर्फ 24 जून से लेकर 26 जून तक रहते हैं, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर याद रखिए कौन अपॉइंट हुए, उनका नाम याद रखिएगा, दैट इज भर्तृहरि महताब, ओके, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, 18th लोकसभा में कटक उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और अभी ये प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा रामाफोसा याद रखिएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए कहां के, दैट इज साउथ अफ्रीका के, ठीक है। आप देखिए ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो पूछा जाता है अभी रिसेंटली इनको सेकंड टर्म बना है, सेकंड टर्म मिला है, मतलब पहले भी यही थे और अभी वापस रीअपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब टॉपिक, मेक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। मेक्सिको आपको पता होगा यूएसए के नीचे कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको, उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। उनकी इमेज यहां पे आप देख रहे होंगे। 200 ईयर हिस्ट्री में मैक्सिको की पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। उनका नाम आपको याद रखना, क्लॉडिया शेनबॉम, ओके। तो यार ये क्लॉडिया शेनबॉम जो है वो अपॉइंट हुई है मैक्सिको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट आते हैं, आइसलैंड की 7th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं और ये एक बिजनेस वुमेन है, ये एक इन्वेस्टर है जिनका नाम है हाला थॉमस डॉटर, याद रखिएगा। शी हैज बीन इलेक्टेड एज आइसलैंड प्रेसिडेंट। आप देख रहे हैं ये आइसलैंड की प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट हुई हैं, ओके। और आइसलैंड में प्रेसिडेंट का टर्म जो होता है वो 4 ईयर्स का होता है। बट देखिए कभी भी कोई वुमेन अपॉइंट होती है ना तो एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि आइसलैंड की नई प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुई, यू हैव टू मार्क द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ FICCI। व्हाट इज FICCI? दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके। इसकी नई डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है। बहुत सिंपल सा नाम, आपकी कोई फ्रेंड होगी ज्योति, तो ज्योति के नाम से याद कर लिए। ज्योति विज जो है वो नई डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है, किसकी, FICCI की नई डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी में पहली बार कोई वुमेन ब्रिगेडियर पाकिस्तान आर्मी में अपॉइंट हुई है, ठीक है। याद रखिए इनका नाम है हेलेन मैरी रॉबर्ट, जो कि ऑफकोर्स क्रिश्चियन है ना। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ 1 स्टार ऑफिसर, दैट इज ऑफकोर्स मैंने बताया फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर बनी है, ठीक है। इन पाकिस्तान 77 ईयर ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि इनका नाम क्या है जो अपॉइंट हुई है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर हेलेन मैरी रॉबर्ट, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, बगल में उनका नाम दिख रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम मेंशन करो, ओके। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। याद रखिए ये IRS ऑफिसर रह चुके हैं 1988 बैच के, जिनका नाम है रवि अग्रवाल, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, पहले जो थे वो नितिन गुप्ता थे, अब नए डायरेक्टर नए चेयरमैन बन गए हैं रवि अग्रवाल। तो पूछा जाएगा कौन बने हैं, तो करेक्ट आंसर है रवि अग्रवाल, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नेक्स्ट क्या है, 30th आर्मी चीफ। याद रखिएगा अभी रिसेंटली ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने ये बन गए हैं आर्मी के 30th चीफ, ओके, है ना। इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इन्होंने रिप्लेस किया मनोज पांडे, जो इससे पहले आर्मी के चीफ थे, 29th आर्मी चीफ थे, अब ये 30th हो गए। तो 30 नंबर है, थोड़ा आसान होगा आपको याद करने का कि 30th आर्मी चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। पहली बार महाराष्ट्र में कोई वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है, उनका नाम है सुजाता सोनिक। याद रखिएगा 1987 बैच की IAS ऑफिसर हैं सुजाता, जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं, जो कि अपॉइंट हुई है फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी। याद रखिए फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, ओके। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, ओके। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में पहली बार वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है, ओके। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, ठीक है, कौन अपॉइंट हुए, ही हैज बीन इलेक्टेड, दैट इज एंटोनियो कोस्टा जो है, ही हैज बीन इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। और ये रिप्लेस किसको करने वाले हैं, चार्ल्स माइकल जो हैं, उनको ये 1 दिसंबर 2024 को रिप्लेस कर लेंगे। अभी से अपॉइंटमेंट हो गई है, याद रखिए एंटोनियो कोस्टा, ओके। सीधा पूछाएगा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, यू हैव टू मार्क द आंसर, ओके। नेक्स्ट आते हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड। तो बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड है, उसका कौन ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई, अगेन आप देख रहे हैं PV सिंधु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस बार की ब्रांड एम्बेसडर देख रहे हैं, टोबैको कंट्रोल में भी है और न्यूट्रिशन के ब्रांड में भी PV सिंधु ही अपॉइंट हुई है, ओके। नेक्स्ट देश के नए फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम विक्रम मिस्री। याद रखिए विक्रम मिस्री जो है 1989 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और इनको अभी अपॉइंट कर दिया गया न्यू सेक्रेटरी, याद रखिएगा न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ओके।
नेक्स्ट आते हैं 18th लोकसभा। आपको पता हो 18th लोकसभा चल रही है और इसमें नए स्पीकर अपॉइंट हुए, नए क्या है, वापस रीअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि 17th लोकसभा में भी ओम बिरला स्पीकर थे और 18th लोकसभा में भी यही स्पीकर है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 93 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का अपॉइंटमेंट होता है। याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पहले उनका इलेक्शन होता है और इलेक्शन के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है लोकसभा में, वहां से स्पीकर डिप्टी स्पीकर अपॉइंट होते हैं। ठीक है, देश के पहले स्पीकर जो थे मैं बता दूं जेवी मालविलकर थे। ठीक है, जीवी मालविलकर थे और ये 18th लोकसभा स्पीकर है जिनका नाम है ओम बिरला। ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये पहले भी 17th लोकसभा में भी यही स्पीकर थे। ओके, आगे बात करते हैं, मैंने आर्मी का चीफ बताया, वैसे याद रखिएगा आर्मी का वाइस चीफ भी अपॉइंट हो गए हैं जिनका नाम है, याद रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। तो एनएस राजा सुब्रमणी ये उनकी इमेज है। ठीक है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, तो ये भी पूछा सकता है आपसे कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में। नेक्स्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हैं, आपके प्यारे राहुल गांधी। याद रखिएगा 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट हुआ है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आपको मिनिमम, याद रखिएगा, जितनी भी लोकसभा की सीट्स हैं उसमें 1/10 सीट्स आपके पास होनी चाहिए। दैट इज लोकसभा की बात करें तो 55 सीट्स अगर आपकी पार्टी की इंडिविजुअली है तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं। और इस बार कांग्रेस की 99 सीट्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो कांग्रेस है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन मिला। बट याद रखिएगा ये एक कन्वेंशन है, ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो प्रथा है, चली आ रही है, तो ऑफकोर्स लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो राहुल गांधी अपॉइंट हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। सबने सुना होगा आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके चीफ जो अपॉइंट हुए एक्चुअली पहले भी थे, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया गया है, जिनका नाम है चीफ, क्या नाम है, तपन कुमार डेका। याद रखिएगा, तो 1 ईयर एक्सटेंशन मिल गया टिल 2025। ही विल रिमेन इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज वाइस चांसलर ऑफ इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, ये यूनिवर्सिटी जो है वो मुंबई में सिचुएटेड है। ठीक है, और साइमन मेक जो है बता दूं अमेरिकन है ये। ठीक है, और ये अपॉइंट हुए वाइस चांसलर ऑफ इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। ओके, और मैं बता दूं ये पहले नॉन इंडियन है टू होल्ड द पोजीशन ऑफ फाउंडिंग वाइस चांसलर ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूशन इन एआई फील्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में आप देख रहे हैं किसी नॉन इंडियन, अमेरिकन जो है उनको अपॉइंट किया गया एज अ वाइस चांसलर। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंडियन नहीं है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो ऑप्शन देख के। ओके, नेक्स्ट लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। लीडर ऑफ लोकसभा तो मैंने बता ही दिया, अब राज्यसभा कौन है, तो वो है जेपी नड्डा जी। याद रखिएगा, बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं अभी तो, है ना, बट अब बीजेपी का नया प्रेसिडेंट जल्दी ही अपॉइंट हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी एक पर्सन को 2 पोस्ट नहीं देती है। तो अभी एट प्रेजेंट मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इनके पास है ना, बट लीडर ऑफ हाउस अपॉइंट हुए राज्यसभा में। एक्चुअली पहले पीयूष गोयल हुआ करते थे, बट पीयूष गोयल अब लोकसभा से इलेक्ट हो गए, तो इनको राज्यसभा का लीडर ऑफ द हाउस बना दिया गया है। ये गुजरात की, याद रखिएगा, नॉमिनेटेड है, गुजरात की उससे आते हैं राज्यसभा की सीट से। ही हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एडिशनल चार्ज ऑफ एनटीए। याद रखिएगा, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। एक्चुअली पहले जो एनटीए के डीजी थे उनका नाम था सुबोध कुमार सिंह, बट अभी आपको पता हो किस तरह नीट में इतने इश्यूज आए, ठीक है, जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया है इरेगुलरिटीज की वजह से। और जो नए अपॉइंट हुए उनका नाम है प्रदीप सिंह करोला। ओके, तो प्रदीप सिंह करोला जो है वो नए डायरेक्टर जनरल हैं आपके, किसके, दैट इज एनटीए के। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम। सबको पता है नरेंद्र मोदी हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 3rd कंसेक्यूटिव टाइम, और 9 जून 2024 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम एन अनरिजर्व सीट। ओके, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रियंका। ओके, जो कि कर्नाटका की चिकोडी, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती हैं, और शी बिकेम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम अनरिजर्व सीट। ओके, तो कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देख सकते हैं बहुत यंग है ये, ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन फ्रेम आपसे किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। पहली बार फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट है, इनका नाम देखिए अनामिका बी राजीव। तो सिर्फ नाम याद रखना है, अनामिका बी राजीव के नाम से आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है 79th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है, ठीक है, सितंबर में बिगनिंग मीटिंग स्टार्ट होगी, तो उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए गए। 79th सेशन है, और ये कैमरून के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। कैमरून अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है कैमरून, और याद रखिए इनका नाम है फिलिमन यांग। याद रखिए फिलिमन यांग जो है
वो 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सिक्किम चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकंड टाइम। एक्चुअली सिक्किम में इलेक्शंस हुए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए, जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा दैट इज SKM ने 31 सीट्स जीती आउट ऑफ 32 सीट्स, और उनके प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो याद रखिएगा सीएम बने कहाँ के, सिक्किम के। ओके, सेकंड टाइम बने हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे सिक्किम के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, और बीजेपी के याद रखिएगा मोहन चरण मांझी जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, और 15th सीएम है उड़ीसा के। ओके, सेम क्वेश्चन, उड़ीसा के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, ऐसे ही याद रखिएगा इलेक्शंस हुए, सॉरी ये इलेक्शंस नहीं है, आगे बताऊंगा भी, आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में भी इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे। पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये एक्चुअली 2019 में इलेक्ट हुए थे, अपॉइंट हुए थे। इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। ओके, तो 24 में भी इनको वापस रीअपॉइंट कर दिया गया है, तो अच्छी बात है, आपको दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, सेकंड टाइम इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जिनका नाम है प्रदीप कुमार मिश्रा। ओके, चलिए PK मिश्रा के नाम से शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आई थिंक ये भी बताएंगे जरूरत नहीं, ये तो 2014 से बने हुए हैं, तो थर्ड टाइम ये रीअपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है अजीत डोवल, याद रखिएगा, तो IPS ऑफिसर हैं, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। देखो मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, आंध्र प्रदेश के CM आपको पता होगा वो है चंद्रबाबू नायडू, बट न्यूज में कौन है, न्यूज में डिप्टी CM ऑफ आंध्र प्रदेश, वो बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है यार कि जनसेना के चीफ हैं पवन कल्याण। आई थिंक इज वन ऑफ द मतलब एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं, और ही हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी CM ऑफ आंध्र प्रदेश, और चंद्रबाबू नायडू इज अ CM ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कुवैत के अमीर जो हैं उन्होंने शेख सबा को न्यू क्राउन प्रिंस अपॉइंट किया है कुवैत का। तो कुवैत का न्यू क्राउन प्रिंस कौन है, तो याद रखिएगा शेख सबा, तो ये आपको नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ दीनदयाल पोर्ट, आपको पता होगा दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है वो कंडाला गुजरात में है। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ दीनदयाल पोर्ट कंडाला गुजरात में जो है उसमें सुशील कुमार सिंह जो है वो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो सुनील, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सुशील जो है वो अपॉइंट हुआ है कहां पर, चेयरमैन ऑफ दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट इन कांडला गुजरात में। ठीक है, तो सुशील के नाम से आप याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब आपने सुना होगा ये इंस्टीट्यूट, मैं आपको बता दूं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ठीक है, इसके नए वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, VC अपॉइंट हुए इस इंस्टीट्यूट के, और वो है राकेश मोहन जोशी। तो जोशी साहब जो हैं वो फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए अभी एट प्रेजेंट जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स किस मिनिस्टर के पास है। कमेंट बॉक्स में बताओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स किस मिनिस्टर के पास है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ओके, तो ये थी हमारी सारी अपॉइंटमेंट्स। आपने देखा होगा मैं क्विक कराता जा रहा हूं, चिंता मत करो, इसके बाहर एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। सारी अपॉइंटमेंट्स करा दी है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ऐसे एक एक करके सेगमेंट हम डिस्कस करते आते हैं। ठीक है, बट मैं फिर से बताऊंगा ये सारों के, अगर आपको MCQs चाहिए हैं पूरी, सिर्फ इस मंथ की नहीं, जनवरी से लेकर जुलाई तक की सारी अगर आपको चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप करो, लेट मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। इस जून मंथ में दैट इज इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज में क्या क्या चीजें न्यूज में हैं उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करता हूं। ठीक है, जो आपको पता होगा इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको 2015 में स्टैब्लिश किया था। ओके, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया के गुरुग्राम दैट इज हरियाणा में सिचुएटेड है। इसके अभी 100 मेंबर बना है, अभी रिसेंटली 100 फुल टाइम मेंबर बना है, जिसका नाम है यार के पैराग्वे। तो पैराग्वे जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है वो 100th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं यूक्रेन डिक्लेरेशन एट स्विस कॉन्फ्रेंस। अभी पीस डायलॉग हुआ, जो पीस सबमिट हुई एक तरीके से आप कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में। ओके, वहां पर इंडिया ने भी रिप्रेजेंट किया था, बट रशिया नहीं आया था इसमें। ठीक है, ये मीटिंग में आपको बता दूं G7 समिट के जस्ट बाद हुई थी, दैट इज 15 जून से 16 जून के बीच में। याद रखिएगा ये मीटिंग होती है, 2 डे की कॉन्फ्रेंस थी, पीस इन यूक्रेन। ओके, जो कि स्विट्जरलैंड में हुई थी। इस पर क्या हुआ, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई। ठीक है, जो रखी जाती है उसमें इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, मतलब इंडिया ने उसको साइन नहीं किया है ना, रिफ्यूज कर दिया। इंडिया ने पार्टिसिपेट जरूर किया था, बट इंडिया ने उस कॉमन एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट को साइन करने से रिजेक्ट कर दिया। और ऑफ कोर्स इस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद नहीं गए थे, सेक्रेटरी लेवल के पर्सन ने यहां पर रिप्रेजेंट किया था। ओके, अब देखिए एक G7 समिट है, वो मैंने इस टॉपिक में नहीं कराई हुई है। इसका रीजन ये है कि G7 मैंने डिटेल में एक लेक्चर कराया हुआ है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां मैंने G7 पूरा डिटेल में कराया, तो वो G7 का पूरा डिटेल टॉपिक है वो आपको मेरे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। G7 समिट आप सबको पता है इस बार इटली में हुई है, 58th समिट थी, तो उसकी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैन हिजाब एंड अदर ट्रेडिशनल इस्लामिक क्लोथिंग। ठीक है, अभी किसने किया है हिजाब को बैन और अदर ट्रेडिशनल इस्लामिक क्लोथिंग को? ये रिसेंटली बैन किया है तजाकिस्तान ने, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, याद रखिएगा। उसकी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया टू बैन हिजाब एंड अदर ट्रेडिशनल इस्लामिक क्लोथिंग को उन्होंने बैन किया। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली किस कंट्री ने किया? यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, नेक्स्ट है दैट इज रिसोटोप प्रोजेक्ट। अब आप कहेंगे ये रिसोटोप प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट किया है। ठीक है, किसने स्टार्ट किया? साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो राइनोसॉर्स के जो याद रखिएगा हॉर्न्स होते हैं उसमें डाला जाएगा, जिससे अगर आप इसके हॉर्न्स के लिए, क्योंकि इनकी डेथ होती है, इनकी पोचिंग होती है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो याद रखिएगा ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल रहे हैं, ठीक है, इसके रेडिएशन सेंसर्स होंगे जिससे आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पर है। ठीक है, और खास बात क्या है कि जो एनिमल है वो उसको भी हार्म नहीं होगा। तो पूछ सकते हैं किस कंट्री ने स्टार्ट किया है पोचिंग को रोकने के लिए? तो ये साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स, पहला कार्बन टैक्स जो है वो कौन लगा रहे हैं? तो वो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? वर्ल्ड का पहला कार्बन टैक्स सुनिए। डेनमार्क इज सेट टू इंपोज वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइवस्टॉक एमिशन। पहला याद रखिएगा कार्बन टैक्स ऑन लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक मतलब याद रखिए शिप, पिग्स, काऊ, जो इन सब से याद रखिएगा निकलता है क्या? मीथेन एमिशन होता है, उसी पर टैक्स लगाने का प्लान बना रहे हैं। 2030 से ये टैक्स लगाया जाएगा। तो कौन सी कंट्री ऐसी बन गई है जो लाइवस्टॉक के एमिशन पे भी टैक्स लगाएगी? तो वो है डेनमार्क। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे डेनमार्क की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट, बैन ऑन इजराइल पासपोर्ट होल्डर्स। ये किसने किया है कि इजराइल के पासपोर्ट होल्डर्स को वहां बैन कर दिया है? ये किया है मालदीव्स ने। ठीक है, रिसेंट आपको पता है जिस तरह गाजा और इजराइल का इशू चल रहा है, उसको देखते हुए मालदीव्स की गवर्नमेंट ने इजरायली सिटीजन्स को बैन कर दिया है, अपने इस ब्यूटीफुल जो उनकी कंट्री है उस पर आने से बैन कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल अब ये कह रहा है कि हम इंडिया ज्यादा जाएंगे। ओके, तो अच्छी बात है, इंडिया का टूरिज्म डेवलप होगा। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम आप सबको पता होगा, मोहम्मद म्यूजी जो है, म्यूजियू। ठीक है, ये है मालदीव्स के प्रेसिडेंट। ओके, चलिए, इन्होंने अभी इंडिया से भी पंगा लिया था कुछ दिनों पहले, बट इनको समझ में आ गया, अभी लाइन में आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। ये कहाँ है? गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। याद रखिएगा वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जो है वो है TAO, दैट इज टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी, जो कि चिले में बना हुआ है। चिले कहाँ पर? आप सबको पता होगा, साउथ अमेरिका की कंट्री है चिले, जहां पर ये जो है 5640 मीटर अबव सी लेवल चिले में लोकेटेड है। ओके, तो अभी ये न्यूज में चल रहा है, तो पूछ सकते हैं कहां पर है? तो यू हैव टू मार्क द आंसर चिले, दैट इज साउथ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म कहेंगे ICONS 2024। ओके, ये जो है इसकी अभी जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, कहां हुई? ये कॉन्फ्रेंस हुई है वियना में। कहां पे हुई है? वियना में। तो पूछ सकते हैं कॉन्फ्रेंस कहां हुई? डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ये कहां हुई कॉन्फ्रेंस? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज वियना। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। पहली साउथ ईस्ट एशियन नेशन कौन बना है इसे सेम सेक्स मैरिज को यानी कि रिकॉग्नाइज किया है? तो वो कंट्री बनी है थाईलैंड, जिसकी कैपिटल आप सबको पता है, दैट इज बैंकॉक। वो बनी है सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाली कंट्री। ओके, चलिए, तो ये थी सारी नेशनल न्यूज। ओके, मैंने सॉरी इंटरनेशनल न्यूज। अब आपको पता है मैं एक एक करके सारे सेगमेंट कवर करूंगा। तो मेरा जो अगला सेगमेंट होने वाला है इस जून मंथ का, वो होने वाला है नेशनल न्यूज। तो हम जितनी भी नेशनल न्यूज है इस जून मंथ में उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले फिल्म सिटी इन ग्रेटर नोएडा। अब ग्रेटर नोएडा में भी फिल्म सिटी बन रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया है जून में ही, ठीक है, टू डेवलप फिल्म सिटी इन ग्रेटर नोएडा। ओके, और याद रखिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ MOU साइन हुआ है। बेबू प्रोजेक्ट LLP जो कि ओन्ड करते हैं बोनी कपूर और आशीष भूतानी, याद रखिएगा, उन्होंने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप अ फिल्म सिटी इन ग्रेटर नोएडा। इट्स अ ग्रेट थिंग कि अब यूपी में भी याद रखिएगा फिल्म सिटी जो है वो नोएडा में डेवलप हो रही है। ओके, नेक्स्ट, नेशनल योगा ओलंपियाड 2024। ओके, नेशनल योगा ओलंपियाड 2024 की मैं बात करूं तो ये हुआ है मैसूरू में, याद रखिएगा, दैट इज कर्नाटका में, और कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने ही इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और ये आपसे पूछा जाता है इस बार योगा डे कब सेलिब्रेट किया? तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और इस बार की थीम क्या थी? ठीक है, वैसे तो मैं आगे बताऊंगा क्योंकि मेरे इंपॉर्टेंट डेज भी कवर किए हुए जून में, बट स्टिल आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो मुझे बताओ इस बार इंटरनेशनल योगा डे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने श्रीनगर से सेलिब्रेट किया है, आपको पता होगा डल लेक पे उन्होंने बैठ के योगा किया, तो आपको मुझे बताना है इस बार 10th एडिशन था, योगा डे का 10th एडिशन था,
तो इस बार की थीम क्या थी, तो ये आप मुझे इंटरनेशनल योगा डे की थीम जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा इलेक्शन 2024। देखो मैंने लोकसभा इलेक्शन पे एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, बट मैं आपको बता दूं इस बार 64.2 करोड़ इंडियन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया एक तरीके से कि इस बार इलेक्शंस में उन्होंने इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन 18th लोकसभा इलेक्शन 2024। ओके, और जो इस बार का टर्नआउट रहा है टोटल परसेंटेज का, तो 65.79% इस बार हमारा वोटर टर्नआउट है इस बार के 16th लोकसभा में। ओके, अब देखिए इस लोकसभा में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि 7 फेजेस में इलेक्शन हुए, 18th एडिशन थी। ओके, किस पार्टी ने कितने सीट्स जीती। ओके, तो इस पर मैंने देखिए पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोकसभा इलेक्शन का वीडियो देख लेना तो आपको लोकसभा भी पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, तो मतलब एक G7 का वीडियो डालूंगा मैं, एक डालूंगा मैं लोकसभा इलेक्शंस का। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है वो कहां डेवलप हो रहा है, तो वो डेवलप हो रहा है यूपी में महाराजगंज में, जिसका नाम है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर हुम, दैट इज, याद रखिएगा, फॉर हुम, फॉर दैट इज एशियन किंग वल्चर्स। तो वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर हुम, फॉर एशियन किंग वल्चर्स। ठीक है, तो वल्चर्स के लिए, एशियन किंग वल्चर के लिए ये डेवलप हो रहा है कहां पर, दैट इज एट यूपी महाराजगंज में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ओके, ये कौन बना रहा है, ये टाटा बना रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है TCS उसके साथ कोई पार्टनरशिप किया है IIT बॉम्बे ने, और ये इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो है वो TCS प्लस IIT बॉम्बे जो है वो मिलकर बना रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके कोलैबोरेशन के साथ बन रहा है, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो आपसे पूछा सकता है कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है। ये इसलिए न्यूज़ में क्योंकि जो सेंट्रल रेलवे है उसने बोला है कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट वो बनाएगी, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेलवे जो है, ठीक है, वो फ्लोटिंग सोलर प्लांट डेवलप कर रही है। वो डेवलप कर रही है दैट इज इगातपुरी लेक पे, जो कि वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स में, महाराष्ट्र में, नासिक में ये लेक सिचुएटेड है, जहां पर ये फ्लोटिंग, याद रखिएगा क्या डेवलप किया जा रहा है, दैट इज फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ओके, चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल। ठीक है, पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, याद रखिएगा न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो पूछ सकते हैं कहां हो रहा है, तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है, जो कि 5 और 6 सितंबर के बीच में फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सीधा पूछा गया फेस्टिवल कहां हो रहा है, वी हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज इट हैज बीन हैपनिंग इन न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। मैं बता दूं इसका हेडक्वार्टर जो है वो कनाडा में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ओके, और खास बात क्या है कि इसकी जो मीटिंग होने वाली है वो इस बार इंडिया में होगी, न्यू दिल्ली में, जिसको होस्ट करेगी इंडिको, होस्ट करेगी एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कि जून 2025 में होगी। ऐसा नहीं पहली बार इंडिया में हो रही है, 42 ईयर्स बाद इंडिया में हो रही है। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं IATA का हेडक्वार्टर कहां है, तो आंसर वुड बी कनाडा, मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। तो इंडिया में हो रही है 2025 की मीटिंग न्यू दिल्ली में, और इंडिको जो है वो होस्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है SCO एनुअल समिट। ठीक है, SCO की एनुअल समिट आपको याद रखना है, अभी रिसेंटली 3 और 4 जुलाई को सबमिट हुई। ओके, तो ये जून में ही आ गई थी खबर, इसलिए मैंने जून में कवर कर दिया है। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, याद रखिएगा, दैट इज S जयशंकर जो हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इस शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, जो कि अस्ताना में हो रही थी। कहाँ हो रही थी, अस्ताना में, याद रखिएगा। चलो मुझे बताओ अस्ताना किसकी कैपिटल है, जहां पे मीटिंग हो रही थी, अस्ताना किसकी कैपिटल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस। ओके, याद रखिएगा, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में, कोची में हुई है। दैट इज वाइट इज इंटरेस्टिंग, 26 जून से लेकर 28 जून तक ये कॉन्फ्रेंस हुई, और कहाँ पर हुई है, केरल, कोची में कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। ये कौन बन गया, ये इंडिया बन गया। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, और इंडिया ने इंडोनेशिया को पीछे कर दिया है। ठीक है, इंडिया ने ब्राजील को पीछे कर दिया है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, ब्राजील जो था वो रैंक 3 पे था, तो इंडिया रैंक 3 पे आ गया, ब्राजील 4 में चला गया, इंडोनेशिया 5 में चला गया, 1 में US है, 2nd में रैंक चाइना है। ओके, तो देख सकते हैं इंडिया आज के एविएशन सेक्टर में भी डेवलप कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर एलाइड फौना चेकलिस्ट। ओके, पहली कंट्री इसने जो एनिमल्स है उनकी प्रॉपर चेकलिस्ट बनाई है वो है इंडिया। याद रखिए, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंपाइल कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट ऑफ एंटायर फौना।
अराउंड 1,04,661 स्पीशीज को, याद रखिएगा, उसकी प्रॉपर चेकलिस्ट डेवलप की है और वो बनी है इंडिया। जो इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव वो ये बात बता भी रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मीटिंग इंडिया में हो रही है और ये मीटिंग इंडिया में हो रही है भारत मंडपम, दैट इज एट न्यू दिल्ली। देख सकते हैं 25 जून को ये मीटिंग कंडक्ट की गई। 64th सेशन था ये, ठीक है। और आपको ही पता होगा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर जो प्रोड्यूस करता है वो ब्राजील है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है शहीदी बेहेश्ती टर्मिनल। ओके, ये टर्मिनल क्यों न्यूज में है, पहली बात बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है। इसने 10 साल की डील मैनेज कर ली है, किसमें, शहीदी बेहेश्ती टर्मिनल का, जो कि छावर पोर्ट ऑफ ईरान है। तो 10 साल का उनको एग्रीमेंट मिल गया है। खास बात इसलिए है क्योंकि देखिए अभी तक एग्रीमेंट कोई पर्टिकुलर सॉर्टेड नहीं मिला था कि इतने साल का आपको मिल रहा है, बट 10 ईयर्स का प्रॉपर एग्रीमेंट जो है छावर पोर्ट में, याद रखिए, इस टर्मिनल को इंडिया को मिल गया है। तो पूछ सकते हैं टर्मिनल कहां पर लोकेटेड है, दैट इज एट ईरान। ओके, ऐसे याद रखिएगा हमारे अदानी जी की मैं बात करता हूं, उन्होंने 30 साल का कंसेशन पैक्ट साइन किया है तंजानिया पोर्ट टर्मिनल के साथ, और वो ऑपरेट करने वाले हैं किस पोर्ट को, आप देख सकते हैं, दैट इज दर ए सलाम पोर्ट तंजानिया को। तो एक तरीके से पोर्ट अदानी को मिल गया है। ये पोर्ट आप देख सकते हैं तंजानिया है, दोदोमा इसकी कैपिटल है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दर ए सलाम ये पोर्ट है, और ये पोर्ट अभी अदानी को मिल गया। तो पूछ सकते हैं ये पोर्ट किसको मिला है, तो करेक्ट आंसर है अदानी। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है, ऑफिशियली डेवलप बन गई है, और ये है केरल की कोझिकोडे जो है, याद रखिएगा, इट हैज बीन इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज अभी हुई है। ओके, ऐसे याद रखिएगा, दैट इज कमिटी टू रिव्यू एग्जामिनेशन प्रोसेस। अभी आपको पता है एग्जामिनेशन प्रोसेस में नीट में किस तरह इश्यूज आ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने कमिटी स्टैब्लिश की गई है, जिसको हेड कर रहे हैं इसरो के फॉर्मर चेयरमैन, जिनका नाम है याद रखिए के राधाकृष्णन। ओके, तो ये अपनी कमिटी की रिपोर्ट सबमिट करेंगे रिगार्डिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस में क्या इश्यूज हैं, क्या दिक्कतें हैं। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 7 मेंबर कमिटी बनाई थी, जिसके के राधाकृष्णन जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन है, वो इसके कमिटी के चेयरमैन बने हैं। आप यहाँ उनकी इमेज भी देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज 100 टन ऑफ गोल्ड। ये क्या है, देखिए एक्चुअली स्टोरी ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 100 टन ऑफ गोल्ड जो कि यूके के वॉल्ट्स में रखा था, यूके के बैंक्स में रखा था एक तरीके से, उसको उन्होंने अपने डोमेस्टिक वॉल्ट्स में ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों किया, एक्चुअली पहले क्या होता था कि इंडिया को अपने बैंकों पे भरोसा नहीं होता था कहीं चोरी ना हो जाए, तो हम अपना बहुत सारा गोल्ड अलग अलग कंट्रीज में रखते हैं, ठीक है। तो अब इंडिया, लेकिन दिक्कत क्या, उन कंट्री पर अगर आपने रख दिया और कल को आपके रिलेशंस खराब हो गए है ना, किसी वॉर में किसी वजह से, तो हो सकता है वो आपका पैसा फ्रीज कर दें। ओके, तो इंडिया ने इसको देखते हुए अब इंडिया ने कहा हम अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे, और अपना अभी 100 करोड़ का, याद रखिएगा, जिनका खुद का गोल्ड है इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीज में रखा है, उसको मंगा लिया। और खास बात हम उनको रखते थे, उनको पैसा भी देते थे रखने का, तो अब क्यों उनको पैसा जाए, इससे अच्छा आप बेटर इंडिया के बैंक्स में रखो। तो हमने वापस मंगा लिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टेट न्यूज़ में। आपने देखा मैंने आपके लिए इंटरनेशनल न्यूज़ कवर की, मैंने नेशनल न्यूज़ कवर की, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। ओके, अब स्टेट में भी कुछ ना कुछ खबरें चल रही हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रही हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट जिसका नाम है नक्षत्र सभा। ओके, ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ है, ये हुआ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में मसूरी में, याद रखिए कहां पर, मसूरी में, याद रखिएगा। ये फर्स्ट इस टाइप का एस्ट्रो टूरिज्म जो है उसको डेवलप किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि एस्ट्रो टूरिज्म में इसका लोग रुचि रखते हैं, वो आके ऐसी जगहों पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। याद रखिए मसूरी में ये ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज एट उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पीएम ने नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नया कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि राजगीर बिहार में है। उसका नया कैंपस इनॉग्रेट किया गया, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज़ नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, तो हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया मध्य प्रदेश ने। ये है क्या बता दूं, नाम से पता चला एयर सर्विस है, ऑफकोर्स इंट्रा स्टेट है, मतलब विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ही ये एयर सर्विस लॉन्च की गई है। इंट्रा स्टेट एयर सर्विस है दैट कनेक्ट्स स्टेट्स रिलीजियस एंड टूरिज्म स्पॉट्स बाय एयर, ठीक है। इट एम्स टू इंप्रूव कनेक्टिविटी, से बढ़ेगी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, उनके लिए कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेटर होगा, और ये काम अभी रिसेंटली ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, तो आपको मुझे बताना है मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, हु इज द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट महाराणा प्रताप टूरिस्ट कॉरिडोर, सीधा पूछा गया महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट जो है वो कौन सी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। इसको डेवलप कर रही है राजस्थान की गवर्नमेंट। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एलोकेट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। तो पूछ सकते हैं टूरिस्ट सर्किट कहां डेवलप हो रहा है, तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। ओके,
नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट टू इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली बार किसी स्टेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया है अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक में, अपने स्कूल के करिकुलम में। कौन कर सकता है ऐसा काम? ऑफ कोर्स जिसका एजुकेशन बहुत आगे है, जो स्टेट, दैट इज केरल स्टेट। तो केरल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया। देख सकते हो कहाँ किस लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ओके, मतलब स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, जो आगे का फ्यूचर है हमारा, ओके। नेक्स्ट है इंडिया सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, ये पूछा गया सेंटर कहाँ डेवलप किया गया। ये सेंटर डेवलप किया गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। और इसमें आप देखेंगे जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है पीटी उषा, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थी, ओके। इसका इनॉग्रेशन किया उन्होंने। तो पूछ सकते हैं कहाँ इनॉग्रेट किया है, तो करेक्ट आंसर गुजरात, ओके। नेक्स्ट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग। अभी रिसेंटली 2024 में, याद रखिएगा जून मंथ में, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी काउंसिल ने अवार्ड किया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग किसको? श्रीनगर सिटी को, याद रखिएगा। ऐसा नहीं श्रीनगर सिटी पहली है, इससे पहले आप देखेंगे जयपुर जो कि राजस्थान में है, ठीक है, मामलापुरम जो कि तमिलनाडु में है, और मैसूर जो कर्नाटका में है। ऑलरेडी उनको ये टैग मिल चुका है। अब ये जो श्रीनगर बनी है, 4th सिटी बनी है इंडिया की जिसको ये टैग दिया गया है, ओके। तो पूछा सकता है रिसेंटली इसको टैग मिला, यू हैव टू मार्क द आंसर श्रीनगर। इंडिया फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट। कोल गैसिफिकेशन मतलब कोल को जो है गैस में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी, जो गैस जो बनेगी उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, इसे कहते हैं कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, ओके। इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट आपने सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड कॉल्स वगैरह यहीं से होते हैं, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है, दैट इज झारखंड, ओके। नेक्स्ट पहला एडवांस एआई सिस्टम फॉर फॉरेस्ट फायर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया गया है फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए। ये लगाया गया पेंच के टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में अवेलेबल है, याद है कि महाराष्ट्र में है ना। महाराष्ट्र के सेगमेंट में जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है पहला एडवांस एआई सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर, मतलब फॉरेस्ट फायर लगने से पहले आपको डिटेक्शन हो जाए और आप ऐसी फॉरेस्ट फायर से आप बचा सको। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में कितनी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हुई है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनकम टैक्स ऑन द सैलरी एंड अलाउंसेस, ये क्या है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 52 ईयर्स का, कितने साल का? 52 ईयर्स का जो एक प्रथा चली आ रही थी एक तरीके से, जो कि मेरा मानना बहुत अच्छा ऐतिहासिक स्टेप लिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। एक्चुअली क्या होता था, जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, वहाँ जो मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है, उनका जो इनकम टैक्स वगैरह होता था, उनकी जो सैलरी पे लगता था, वो खुद पे नहीं करते थे, गवर्नमेंट पे करती थी। मतलब उनकी कमाते वो थे, सैलरी वो कमाते थे, बट इनकम टैक्स गवर्नमेंट पे करती थी, ये था। तो उन्होंने ये हटा दिया है। अब मिनिस्टर्स वगैरह जो भी है उनको अपनी खुद का इनकम टैक्स खुद पे करना पड़ेगा। तो अच्छा, ग्रेट थिंग कि अच्छा स्टेप लिया है ये, ओके। नेक्स्ट है नक्ती नगी बर्ड सेंचुरी। ये रिसेंटली नक्ती और नगी बर्ड सेंचुरी को याद रखिएगा, एनवायरमेंट डे भी था, 5 जून को एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, तो इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। दोनों ही बर्ड सेंचुरी में आपको बता दूं बिहार में है, और बिहार में ऑलरेडी एक रामसर साइट थी, ठीक है, अब 2 और हो गई, तो बिहार में टोटल 3 रामसर साइट हो गई हैं। और इंडिया में 80 रामसर साइट्स थी, तो 2 ये हो गई हैं, तो 82 रामसर साइट्स हो गई हैं, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि बिहार में 3 रामसर साइट मैंने बता दिया, अब हो गई एक नक्ती नगी बर्ड सेंचुरी, 2 तो ये हो गए, एक और कौन सी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार में एक और रामसर साइट कौन सी है, ओके। चलिए, और ये रामसर साइट क्या होता है ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपने मेरी पुरानी करंट अफेयर्स देखी होगी। रामसर साइट क्या होती है, ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन क्या है, कितनी रामसर साइट्स हैं, सबसे रामसर साइट तमिलनाडु में, ये सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ पता होंगी, ओके। नेक्स्ट साउथ इंडिया का पहला और इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी जो है वो कर्नाटका में बेंगलुरु के पास, याद रखिएगा, बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क में ओपन किया गया है। तो लेपर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लार्जेस्ट है, तो आपको याद रखना है, ओके। केरल टू केरलम, देखिए अभी पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट असेंबली ने रिसेंटली अपना नाम चेंज करने की बात कही है। उन्होंने, याद रखिएगा, एक रेजोल्यूशन भी पास किया है, बट उनके रेजोल्यूशन पास करने से कुछ नहीं होगा। ये पावर जो है आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास होती है, वो कर सकती है, ठीक है। और किस स्टेट ने किया? केरल ने किया। वो केरल से केरलम जो है वो नाम रखना चाहते हैं, मतलब मलयालम में उसका नाम कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स देती है इस पर, ओके। नेक्स्ट है 1 PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, याद रखिए, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? 1 जुलाई से, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो ओपन किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश ये स्टेट बना है, ओके। नेक्स्ट है उल्लास स्कीम। ये क्या है? उल्लास स्कीम का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी,
जिसको आप न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी कहते हैं। इस उल्लास स्कीम के अंदर जो भी लोग 15 या 15 साल से बड़े हैं, याद रखिएगा, है ना, हु हैव मिस्ड फॉर्मल स्कूलिंग, जिन्होंने स्कूल्स मिस कर दी, अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, तो उसको गवर्नमेंट स्कूलिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है, याद रखिएगा, उसको स्किल्स प्रोवाइड करेगी अंडर दिस उल्लास स्कीम। अभी न्यूज़ में क्यों आ गई ये स्कीम? इसलिए न्यूज़ में आ गई क्योंकि लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी है उसने अचीव कर लिया है बिकमिंग द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अटेन फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर दिस स्कीम। तो अंडर दिस स्कीम याद रखिएगा, लद्दाख पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, स्टेट या यूटी आप कह सकते हैं, जिसने अटेन किया फुल फंक्शनल लिटरेसी। तो पूछ सकते हैं कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी बना है, तो करेक्ट आंसर लद्दाख। चलो इसी बात में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ओके अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट न्यूज हो गई, तो अब अगली न्यूज में आते हैं, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके साइंस एंड टेक में आते हैं। साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है चैंग 6 मिशन। ये मिशन क्या है? चैंग 6 मिशन मैं बता दूं, चाइना हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली ब्रिंग बैक, एक्चुअली बता देता हूं मिशन है क्या। देखो चैंग 6 मिशन जो है ये चाइना का है। चाइना ने अभी मिशन छोड़ा था कहां पर? साउथ पोल ऑफ मून में, जहां पर बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। और ये मिशन इसलिए सक्सेसफुल क्यों माना जा रहा है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां से कुछ सैंपल लेके अर्थ में वापस आया है, ठीक है। तो ये पॉसिबल कर दिखाया है चाइना के इस चैंग 6 मिशन ने। तो याद रखिए वहां से सैंपल लिया और अर्थ वापस आ गया है। तो ये पहली कंट्री बन गई चाइना ऐसा करने वाली। ओके नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 क्यूमुलेटिव डेज इन स्पेस, ठीक है। और ये है रशिया के पर्सन जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंगो, ओके, हु करेंटली वर्क्स एज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वर्क करते हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है ऑफ 1000 डेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल स्पेस फ्लाइट ड्यूरेशन। तो यार कि फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 क्यूमुलेटिव डेज इन स्पेस, ये है उनकी इमेज और ही बिलोंग्स टू वेयर, दैट इज रशिया। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज प्रवाह सिस्टम। फुल फॉर्म बता देता हूं, पैरेलल रैंच सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, ये है इसका फुल फॉर्म। ओके ये है क्या? इसको इसरो ने रिसेंटली डेवलप किया है। इट्स अ कम्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको इसरो ने डेवलप किया है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊं ये किसमें हेल्प करेगा, ये ऑफकोर्स अभी आपको पता है गगनयान मिशन भी जाने वाला हमारा, तो इससे बहुत से मिशन में आपको हेल्प करेगा। ये जो इसरो ने डेवलप किया है सॉफ्टवेयर, ये आपको सिमुलेट करेगा एयर फ्लो फॉर लॉन्चिंग व्हीकल, एयर फ्लो क्या होना चाहिए लॉन्चिंग व्हीकल में, उसमें हेल्प करेगा। डिजाइनिंग एंड देयर शेप, उसमें हेल्प करेगा। स्ट्रक्चर और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम क्या हो सकते हैं, मतलब बहुत सी चीजों में याद रखिएगा। CFD दैट इज कम्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प करेगा। इसको भी रिसेंटली किसने डेवलप किया है? इसरो ने डेवलप किया। तो पूछ सकते हैं परवाह इज इन न्यूज, ये है क्या? बस ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको पहचाना रहेगा क्या है ये। ओके नेक्स्ट, तृष्णा मिशन, ये क्या है? ये इसरो और फ्रांस का एक ज्वाइंट मिशन है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, ये फुल फॉर्म है। ये मॉनिटर करेगा सरफेस का टेम्परेचर, ओके, वाटर मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो इंडिया, इसरो स्पेस एजेंसी और जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने मिलके, इंडो फ्रेंच ने, याद रखिएगा, इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है, इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको लॉन्च करने का प्लान बनाया है। ओके चले नेक्स्ट आता है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, उन्होंने क्रेटर याद रखिएगा, एक तरीके से डिप्रेशन होता है, ठीक, गड्ढा आप जिसे कह सकते हैं, ठीक है, जो कि मार्स में लोकेटेड है। उन्होंने कुछ चीज़ों के नाम पर उनके नाम रखे हैं और एक खास बात क्या है कि बिहार और यूपी के गांव के नाम पर उनका नाम रखा गया है। देख सकते हैं 2 क्रेटर जो हैं, क्रेटा मैंने भी था आपको, जो डिप्रेशन होते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न इंडियन टाउन यूपी दैट इज मुल्सन के नाम पे रखा गया है, बिहार दैट इज हिल्सा के नाम पे रखा गया है। और एक हमारे बहुत फेमस प्रोफेसर रहे हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, ऑफकोर्स लेट प्रोफेसर हैं, यहाँ पे देवेंद्र लाल, उनके नाम पे रखा गया है। मतलब 3 क्रेटर का नाम आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनके नाम पे रखा है। 2 तो विलेज के नाम पे रखा और एक प्रोफेसर के नाम पे रखा गया है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉडी गेव इट्स अप्रूवल टू इट्स नेम ऑन 5 जून, तो 5 जून को ये अप्रूवल दिया गया है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके नेक्स्ट, 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन, कौन सी बनने वाली है 6th कंट्री? वो बनने वाली इंडिया, याद रखिएगा। ऑलरेडी आप देखेंगे रशिया, चाइना, USA, 3 तो मैंने बता दिया है, 2 आप मुझे बताओ, 6th है इंडिया, ठीक है, जो एंटर करने वाली है इस अचीवमेंट में, ठीक है, ओन डीप सी मिशन। इंडिया का जो मिशन है मत्स्या 6000, जिसकी कैपेसिटी है यानी कि 6000 मीटर तक पानी के अंदर जाने की, है ना, जिसमें 3 पर्सन जा सकते हैं सबमर्सिबल में। ओके 6000 मीटर तक जा सकते हैं। और ये वेसल जो है वो चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। ओके तो ये भी आपको याद रखना है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके
तो ये था साइंस एंड टेक जून मंथ में, जितना साइंस एंड टेक था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले टॉपिक की ओर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं जून मंथ के, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। ओके, तो सबसे पहला अवार्ड आप देख रहे होंगे, दैट इज पेन पेंडर प्राइज 2024। ओके, ये अवार्ड किसको दिया गया है? पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ही आएगा। तो बुकर प्राइज विनर है, जिनका नाम आजकल बहुत न्यूज में भी है, अरुंधति रॉय, याद रखिएगा। शी हैज बीन गिवन द पेन पेंडर प्राइज 2024। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं अवार्ड्स में, क्वेश्चन क्या आते हैं, डायरेक्टली आपको एक अवार्ड का नाम लिख देंगे, पूछेंगे किसको मिला है, और यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन इस तरह के नहीं आते कि घुमाया जाए क्वेश्चंस को। ओके, तो इसमें सिर्फ आपको पर्सनालिटीज के नाम याद रखने हैं, जैसे कि 18th वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो सुबिया नालामुथु, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है, जिनको ये अवार्ड मिला है। ओके, अभी मैं आपको बता दूं 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जो ऑफ कोर्स जो था खत्म हो चुका है ऑफ कोर्स, बट ये फिल्म फेस्टिवल मुंबई में चल रहा था, वहीं पर ये अवार्ड दिया गया है। दैट इज व्हाई दिस अवार्ड इज इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, ये अवार्ड किसको मिला है? एक्चुअली इस बार ये अवार्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को मिला है। ये एक एमिनेंट चाइल्ड फिल्म मेकर है, चिल्ड्रन फिल्म मेकर, का नाम है विनोद कंडारा। ओके, विनोद कंडारा जो है उनको पहली बार ये इंडिया का अवार्ड नहीं है, ऑफ कोर्स नाम से पता चला, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद रखिएगा ये अवार्ड जो है पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ओके, तो सीधा पूछ सकते हैं अवार्ड किसको मिला, यू हैव टू जस्ट मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर 2024। अब देखिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 है, ये है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये अवार्ड जो दिया गया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है, उसको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड दिया है बाय WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने अवार्ड दिया है। चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, WHO का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करता हूं। जून मंथ था तो जून में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनकी थीम है, एक एक करके डिस्कशन जो है इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स की करते हैं। सबसे पहला डे MSME डे, याद रखिए, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डे, सेलिब्रेट करते हैं 27 जून को, और थीम थी MSME एंड SDG। MSME तो वही हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, आपको मुझे बताना है कितने SDG गोल्स हैं, ठीक है, 2030 तक जो टारगेट मिला है SDG गोल्स को कंप्लीट करने का, आपको मुझे बताना कितने SDG गोल्स हैं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 17, 18 या 19, तो कितने SDG गोल्स हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 18th एडिशन इस बार 2024 में सेलिब्रेट किया गया। याद रखिए 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालनोबिस, इनका नाम आपने बहुत सुना भी होगा, है ना। और थीम थी इस बार की यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो याद रखिए यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग इज द थीम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 5 जून को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ये इस बार की थीम थी। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024। तो पूछ सकते हैं किसने होस्ट किया, तो सऊदी अरेबिया ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2024, सेलिब्रेट किया गया 8 जून को। थीम थी ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। तो सिंपल सी थीम है, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, आप याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2024। ओके, 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। याद रखिएगा 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स जो है इस बार की थीम थी। तो थीम्स जो होती है ना वो सिर्फ एक बार पढ़ के चले जाओ, ऑप्शन देख के आप पहचान जाओगे, क्योंकि थीम्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, वर्ल्ड ओशन डे 2024 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। अवेकन न्यू डेप्थ्स, याद रखिएगा इस बार की थीम क्या थी, अवेकन न्यू डेप्थ्स। ओके, नेक्स्ट डे आते हैं, दैट इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024 28 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम था दैट इज एवरीवन इज वेलकम। कितनी अच्छी है, रिफ्यूजी है तो वो एवरीवन इज वेलकम। ओके, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024
और 7 जून को सेलिब्रेट किया गया। थीम था दैट इज फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। तो याद रखिए, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 12 जून को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट। सिर्फ इतना ही लिख के आएगा, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट। पूरा आगे था एंड चाइल्ड लेबर इस बार की थीम थी। तो मैं बता रहा हूं जो स्टार्टिंग की लाइन्स रहती है ना, सिर्फ इतनी ही लिख के आती है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट था दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 23 जून को सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि आपको पता होगा इस बार 33rd एडिशन ऑफ ओलंपिक हो रहा है। समर ओलंपिक्स हो रहे हैं जो कि पेरिस में हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये इवेंट होंगे, इसलिए ओलंपिक डे आपसे पूछ सकते हैं। इसकी थीम भी पूछ सकते हैं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं ओलंपिक्स के, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2024। ओके, ये सेलिब्रेट किया था 17 जून को। थीम थी यूनाइटेड फॉर लैंड, आर लेगेसी आर फ्यूचर। याद रखिएगा, तो थीम भी आपको इसकी याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज इंटरनेशनल योगा डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। मैंने बताया आपको, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार श्रीनगर से 10th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया। कौन से एडिशन से? 10th एडिशन। ओके, 21 जून को सेलिब्रेट किया था। थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आने वाली है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड सिकल सेल डे 2024 सेलिब्रेट किया था 19 जून को। थीम क्या थी? थीम थी होप थ्रू प्रोग्रेस। याद रखिए, होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। याद रखिएगा, तो थीम भी आपको याद रखनी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीधा पूछा आएगा, यूएन की जनरल असेंबली ने 2025 ईयर को क्या डिक्लेयर किया है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस बार डिक्लेयर किया गया, या ये भी पूछ सकते हैं किस ईयर को डिक्लेयर किया गया है, तो आंसर होगा 2025। ओके, अब हम बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेज हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं अपने स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे। आप देखते हैं स्पोर्ट्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए स्पोर्ट्स न्यूज़ को भी जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इस बार स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ रही है वो रही है 2020 वर्ल्ड कप 2024। याद रखिएगा, तो 2020 वर्ल्ड कप 2024 आप सबको पता होगा, इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया और इसको इंडिया ने जीत लिया है। 9th एडिशन का ये इस बार का 2020 वर्ल्ड कप था, जो कि वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा था। अगला जो 2026 में होगा वो इंडिया और श्रीलंका में होगा। इंडिया सेकेंड टाइम 2020 वर्ल्ड कप जीता है। सबसे पहला जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, वो भी इंडिया ने जीता था, है ना। 20 टीम से पार्टिसिपेट किया। रनर अप जो था वो साउथ अफ्रीका था। और इसके बारे में जो डिटेल्स हैं याद रखिएगा, आपको पता होगा आपके 3 फेमस क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने 2020 क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले लिया। तो इसके बारे में और डिटेल आपको चाहिए इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ये वीडियो भी एक बार देख लेना। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया 3 प्लेयर हैं, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिन्होंने 2020 से रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट करियर, एक और पर्सन है, उनका भी बता देता हूं, डेविड वार्नर। ओके, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन्होंने ओवरऑल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, नॉट ओनली 2020, ओवरऑल अब इनका क्रिकेट से रिटायरमेंट हो गया है। तो पूछ सकते हैं डेविड वार्नर किस टीम से बिलोंग करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया टीम से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, मोटो जीपी इंडिया 2025 से लेकर 2029 तक, सबसे पहले पूछा सकता है कब से कब तक हो रहा है, तो 2025 से 2029। कहां हो रहा है? ये हो रहा है गौतम बुद्ध नगर, दैट इज ग्रेटर नोएडा में होगा। ओके, मोटो जीपी इंडिया विल बी हेल्ड एट बुद्ध सर्किट इन ग्रेटर नोएडा 2025 से 2029 तक। तो ये पूछा सकता है कहां होगा, तो नोएडा में ही होगा। ठीक है, और कहां, नोएडा कहां है, दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ बोट इन यूएफसी। ठीक है, फाइटिंग जीती है, दैट इज अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीती है। ये यूपी की पर्सन है जिनका नाम है पूजा तोमर। ठीक है, इन्होंने यार रखिए ब्राजीलियन को हराया है और पहली बार किसी इंडियन ने यार रखिएगा इस यूएफसी के में फाइट जीती है, तो दैट इज वाई शी इज इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में आ सकता है, इनका नाम भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, FIH, दैट इज मैं हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, जो 2025 में होने वाला है। और खास बात क्या है, इस बार का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, फर्स्ट एवर जूनियर वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन इंडिया दिसंबर 2024 में। ये कहां होगा? इंडिया में होगा। तो इंडिया एज द होस्ट फॉर द फर्स्ट एवर जूनियर वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2024। तो फर्स्ट एवर जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी का, जो कि इंडिया में होगा, जो दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा। तो ये भी एक बड़ी बात है, पूछ सकते कहां होने वाला है, इंडिया में। ओके,
पावो नुर्मी गेम्स 2024 इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे जैवलिन थ्रोअर देखिए हमें नीरज चोपड़ा, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये पावो नुर्मी गेम्स 2024 जो है याद रखिएगा फिनलैंड में हो रहे थे और उनकी जो उन्होंने अपना जैवलिन थ्रो फेंका उसकी जो डिस्टेंस थी वो थी 85.97 मीटर, जिस पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। आई होप ये हमको ओलंपिक्स में भी गोल्ड जितवाएं लास्ट टाइम की तरह। ओके, नेक्स्ट अगर मैं चेस की बात करूं तो अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 जो कि गांधीनगर गुजरात में हो रही थी और इसको जीता किसने है, एक नागपुर की लड़की ने जिसका नाम है दिव्या देशमुख। तो पूछा सकता है किसने जीता है, तो दिव्या देशमुख ने जीता। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गुजरात के गवर्नर सीएम है वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बता दो गुजरात के सीएम का नाम क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ट्रेंट बोल्ट। देखिए अगेन एक क्रिकेट के प्लेयर्स आप देख रहे हैं, वर्ल्ड कप में बहुत सारे प्लेयर्स का रिटायरमेंट हुआ। ट्रेंट बोल्ट जो है वो याद देखिए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, न्यूजीलैंड के बॉलर है, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट है आर्चरी एशिया कप 2024। ठीक है, व्हाट इज दिस आर्चरी एशिया कप 2024, मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले इस आर्चरी एशिया कप 2024 में इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज और 1 ही गोल्ड है। तो अब 1 गोल्ड है तो किसने गोल्ड जीता वो पूछा सकता है। तो कुमुद सैनी जो है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी एशिया कप 2024 में, जो कि हो रहा था साउथ कोरिया में। 8 जून को इवेंट हुआ था, मतलब जून में ही इवेंट हो रहा था, जिससे गोल्ड जीता है, एटलीस्ट उसका नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन राइडर टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स। कौन है पर्सनैलिटी, ये उनकी इमेज बनी हुई है और इनका नाम है श्रुति वोरा। तो पूछ सकते हैं कौन पहली इंडियन बनी है। इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी आया था बीच में, याद रखिए श्रुति वोरा, आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप, ये 10th टाइम जीती है हमारे फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद, जिनको फर्स्ट भारत खेल रत्न भी मिल चुका है। इन्होंने ये लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप जीती और 10th टाइम जीती, याद रखिएगा, मतलब कोई फर्स्ट टाइम नहीं जीते, 10th टाइम ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं। ओके, नेक्स्ट मेंस एंड वुमेन्स नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024, ठीक है, ये किसने जीता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट देखिए पर्सन देखिए मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बहुत फेमस है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, मेंस में इन्होंने जीता है, और जू वेंजन जो है वुमेन में इन्होंने जीता है। तो ये 2 हो सकता है आपसे नॉर्वे चेस चैंपियनशिप का क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि चेस भी बहुत न्यूज में है। ओके, ब्रिक्स गेम्स 2024, ब्रिक्स गेम्स 2024, इसमें इंडिया ने टोटल 29 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये गेम्स हो रहे थे रशिया में, कजान रशिया में इवेंट हो रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा मेडल आप देखेंगे तो रैंक 1 पे रशिया था, 266 तो सिर्फ उनके गोल्ड थे रशिया के, बेलारस सेकंड रैंक पे था और चाइना जो था वो 3rd रैंक पर था, ठीक है। और इंडिया के मेडल्स आपसे पूछ सकते हैं, इंडिया के मेडल से 29। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए इंडिया की रैंकिंग क्या थी, व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ब्रिक्स गेम्स। ओके, आपको पता होगा इस बाकी जो ब्रिक्स समिट होने वाली है वो भी रशिया में होने वाली है, तो आप मुझे बताइए इंडिया की रैंकिंग क्या थी इस ब्रिक्स गेम्स में। ओके, नेक्स्ट 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स, ये जो गेम्स है याद रखिएगा सेंट ट्रोपेज दैट इज एट फ्रांस में ये हो रहे थे, और इसमें हमारे ऑफिसर्स ने 4 ऑफिसर्स ने 32 मेडल जीते हैं, जिनमें से 19 गोल्ड 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने यहाँ पर जीते। ये भी पूछ सकते हैं ये इवेंट कहाँ हो रहे थे, तो आपको याद रखना फ्रांस में हो रहे थे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है WTT दैट इज वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल, और ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेजा ऑफ हैदराबाद है जिन्होंने फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर बनी है टू विन वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल, तो सिंगल टाइटल जीतने वाली ये पहली प्लेयर बनी और बहुत न्यूज में चल रहा है। तो पूछ सकते हैं ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, आपसे क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, तो आंसर वुड बी टेबल टेनिस, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेंस सिंगल टाइटल फॉर ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2024, और ये कौन बने हैं, इनकी इमेज में आपको दिखा देता हूं, सुमित नागपाल, याद रखिएगा। तो ये है उनकी इमेज, सुमित नागपाल, टेनिस इवेंट है मेंस सिंगल टाइटल 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट जो कि जर्मनी में हो रहा था, उसमें इन्होंने सुमित नागपाल ने इवेंट जीता है। ओके, नेक्स्ट अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जो कि जॉर्डन में हो रहा थे, जॉर्डन की कैपिटल अमान में ये इवेंट हो रहा था। इसमें इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं 11, जिसमें से इंडिया के 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। तो पूछ सकते हैं ये इवेंट कहाँ हो रहा था, ये भी पूछ सकते हैं, तो जॉर्डन आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज फ्रेंच ओपन। अगर मैं ग्रैंड स्लैम की बात करता हूं तो इस मंथ फ्रेंच ओपन हुआ है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मेंस सिंगल में कार्लोस अल्कराज ने जीता है जो स्पेन से बिलोंग करते हैं, और इनका पहला
पहला फ्रेंच ओपन सिंगल टाइटल है, याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराज का। ओके, और वुमेन की मैं बात करूं तो एगा स्वातिक, याद रखिए, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वुमेन सिंगल का फ्रेंच ओपन जीता है। तो मेल और फीमेल, याद रखिएगा, मेंस और वुमेन दोनों ही कैटेगरी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में जरूर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं स्पोर्ट्स के बाद हम अपने अगले सेगमेंट में आते हैं, दैट इज मिसलेनियस सेगमेंट। ओके, कि मिसलेनियस में क्या क्या चीजें जो हम काउंट करेंगे जून मंथ के लिए। सबसे पहले है IMF का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। सीधा पूछा गया इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी। आउट ऑफ 174 कंट्रीज इंडिया की रैंक थी 72। याद रखिए कितनी रैंक थी, 72। रैंक 1 पे कौन है, रैंक 1 पे सिंगापुर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सीधा पूछेंगे, इसमें इंडिया की रैंक बतानी है आपको, दैट इज 72। ओके, नेक्स्ट DLS की बात करूंगा। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो DLS बहुत सुनते थे, DLS मेथड लग गया। आई होप जो क्रिकेटर होंगे वो समझ सकते हैं। DLS का फुल फॉर्म है डकवर्थ लुईस टर्न। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसके जो इन्वेंटर है, ठीक है, उनका नाम है फ्रैंक डकवर्थ। ठीक है, आज तक DLS किसी को समझ भी नहीं आया, बट मैं आप जो क्रिकेटर्स होंगे उनको पता होगा, आज तक समझ भी नहीं आया। ठीक है, जब भी बारिश हो जाती है तो आपने देखा होगा DLS लगाया जाता है, इसमें मैच को कंप्लीट कराया जा सके। ओके, अब ये जो फ्रैंक डकवर्थ अभी रिसेंटली इनकी, याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 84 इनकी डेथ हो गई। तो पूछ सकते हैं DLS जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो लिख देंगे डकवर्थ लुईस सिस्टम। ठीक है, तो आप डकवर्थ लुईस टर्न ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे, तो जिसको नहीं पता होगा डकवर्थ लुईस तो पता रहता है, आगे सिस्टम मार्क कर देगा, बट ये टर्न है, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हुनर एग्जीबिशन। ये क्या है, ये इंडिया का फोक और ट्राइबल आर्ट का एक, याद रखिएगा, एक रिसेंटली हुनर एग्जीबिशन एक हेल्ड हुआ। कहाँ हुआ है पूछ सकते हैं, सो दुबई में हेल्ड हुआ है। कहाँ, दुबई में हेल्ड हुआ है। तो पूछ सकते हैं कहाँ हेल्ड हुआ है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज दुबई। ओके, अभी आपने देखा होगा 1 जुलाई से तो 3 कानून है हमारे नए जो बने, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारे जो भी एक्ट अभी रिसेंटली पास हो चुके हैं और 1 जुलाई से इंप्लीमेंट भी हो गए हैं। इसी को एक तरीके से, इसी की ट्रेनिंग चल रही है आजकल, आप देखेंगे हर पुलिस डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग चल रही है। इसी को इसके लिए एक संज्ञान ऐप जो है वो RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के DG मनोज यादव जी ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। और उसको उनका काम क्या है, इस ऐप के थ्रू जो लीगल रेफरेंस है, जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, क्या सेक्शन चेंज हुए हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन है। तो उन्हीं के एक एजुकेशन के लिए उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल 2024। ये हेमिस फेस्टिवल 2024 जो है ये कहाँ सेलिब्रेट किया था, ये एनुअली लद्दाख में सेलिब्रेट किया था। लद्दाख, दैट इज एट इन ऑफकोर्स लद्दाख में सेलिब्रेट किया था। हेमिस एक नेशनल पार्क भी है, याद रखिए, जो कि लद्दाख में है, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इंडिया की जो FDI रैंकिंग है वो 15th रैंक हो गई है 2023 में, जबकि 2022 में इट वाज 8th रैंक। तो मतलब ये इंडिया की रैंक फॉल हुई है, याद रखना आपको। अकॉर्डिंग टू UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में अभी डाटा आया है, जो कि अभी बहुत न्यूज़ में भी चल रहा है कि इंडिया की रैंकिंग रिड्यूस हुई है। ओके, नेक्स्ट है माझागांव डॉक शिपयार्ड। ओके, ये अभी PSU को 18th PSU बन गई है, जिसको नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया। कौन सी कंपनी का, नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने ये स्टेटस इनको दिया है। ये स्टेटस मिलने के बाद ये 18th नवरत्न कंपनी हो गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है दैट इज मगुनी चरण कुंवर। ये कौन है, अभी ये देखिए पद्मश्री इनको 2023 में दिया गया था। ओके, अभी रिसेंटली ओबिटरीज में अगर आप देखा तो इनकी डेथ हो गई है। ये पपेट्री में, आपने पपेट्री के टाइप्स देखे होंगे, रॉड पपेट्री जो है, ठीक है, उसको प्रमोशन करते थे। ठीक है, और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। 2023 में इनको पद्मश्री भी मिला था। तो ओबिटरी से पूछ सकते हैं किस से रिलेटेड थे, तो रॉड पपेट्री से रिलेटेड है, पपेट्री से रिलेटेड थे। ओके, फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट UN रिटायर। तो कौन है, तो पहली वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी UN में इंडिया की तरफ से, वो रिटायर हो गई हैं अब। उनका नाम है रुचिरा काम्बोज। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली कौन रिटायर हुआ है, तो यू जस्ट हैव टू नेम देम। ओके, ये फर्स्ट वुमेन थी टू बिकम इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन, और अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, रिटायर हो गई हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो रैंक 1 यूनिवर्सिटी रैंक 1 पर है वो है MIT यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, MIT जो कैम्ब्रिज USA में है वो रैंक 1 पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इंडिया की साइड से IIT बॉम्बे जो है वो सबसे टॉप रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में, उसकी रैंक 118th है। ठीक है, तो रैंक 1 पर अपनी इंडिया के अकॉर्डिंग IIT बॉम्बे है।
ओके। नेक्स्ट है सारथी 2.0, सीधा पूछा गया ये सारथी 2.0 जो है इसको किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो सारथी 2.0 ऐप मोबाइल ऐप है, याद है कि इसको सेबी ने लॉन्च किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। किस लिए? इन्वेस्टर्स जो होते हैं उसके एजुकेशन के लिए ये सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो पूछ सकते हैं सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है या किसके लिए? तो इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए। ओके। नेक्स्ट है सोर्स कोड माय बिगनिंग, ये बुक किसकी है? ये बुक जो है याद है कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स की बुक है, याद रखिएगा। तो पूछ सकते हैं किसकी बुक है? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज बिल गेट्स, क्योंकि बुक से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके। नेक्स्ट है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसको आप जिमेक्स 24 कह सकते हैं। ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 2024 में 8th एडिशन इसका हो रहा है, जो कि जापान के योकोसुका में ये एक्सरसाइज हुई, जापान में, याद रखिएगा। और यहां पे हमारी नेवी के साइड से आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया है जिमेक्स 24 में, याद रखिएगा। इंडिया और जापान की नेवल की एक्सरसाइज है और आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की साइड से। ओके। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है अमोल काले, जो 45 ईयर्स के ही थे। अभी रिसेंटली इनकी भी डेथ हो गई है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई, तो पूछा सकता है कि ये पर्सनालिटी जो है वो इनका नाम क्या है या किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड? क्रिकेट से। ऑफकोर्स मैंने बताया आपको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट थे। ओके। नेक्स्ट आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये भी बुक है, ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये हमारे ऑफ स्पिनर हैं क्रिकेट टीम के आर अश्विन, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो जस्ट हैव टू रिमेंबर किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ऐसी अब बुक टाइटल है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, याद रखिए, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। इसके ऑथर कौन है ये आपसे पूछा जाएगा। इनके ऑथर देख सकते हैं अल्पना किलावाला, तो पूछ सकते हैं इनके ऑथर कौन है? तो ऑथर है अल्पना किलावाला। ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं मिशन निश्चय की, याद रखिएगा। ऐसे मिशन बहुत पूछे जाते हैं, आप देखें सर यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिशन निश्चय ये क्या है? ये पंजाब पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलके, विलेज डिफेंस कमेटी के साथ मिलके एक 1 वीक ड्राइव लॉन्च की थी अगेंस्ट ड्रग्स। कहां पर? फजीला डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिए, फजीलका डिस्ट्रिक्ट में ये उन्होंने लॉन्च किया था। तो पूछ सकते हैं ड्रग्स के अगेंस्ट उन्होंने ड्राइव लॉन्च की थी, कहाँ लॉन्च की थी? आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, कुछ लोग बताओ जो लोग हैं इस साइड से, ऑफकोर्स सबको ही पता होगा, पंजाब से है तो आई थिंक ये होमवर्क नहीं देना चाहिए, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है। ओके। नेक्स्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। ओके। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आई है 63 आउट ऑफ 120 कंट्रीज। इसको पब्लिश करता है WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और रैंक 1 पर जो था वो था स्वीडन, याद रखिएगा। कौन था? रैंक 1 पर था स्वीडन। ये इंडेक्स कौन सा है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कमेंट बॉक्स में स्वीडन की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके। नेक्स्ट है मर्सर 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। देखिए ये सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है। तो वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सिटी है वो है हांगकांग। कौन सी है? हांगकांग। ओके। बट इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी जो बनी है वो बनी है मुंबई। उसकी रैंक है 136। आप सोच सकते हैं वर्ल्ड में 136 है, ठीक है। और रैंक 1 पे हांगकांग है, बट इंडिया की साइड से मुंबई रैंक 1 पर है क्योंकि 136 सबसे ऊपर रैंक है। फिर 165 दिल्ली की है और चेन्नई की है 189th रैंक। ओके। तो ये इंडेक्स पब्लिश होते रहते हैं, आपको पब्लिशिंग के इंडेक्स याद रखने होंगे। ओके। तो यहां पर जितनी भी जून की करंट अफेयर्स थी आपने देखी, मैंने अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल, नेशनल, अवार्ड, स्पोर्ट्स, सबको एक सेगमेंट में डिवाइड करके सारी चीजें आपको बताई हैं। ओके। तो यहां पर पूरा जून मंथ मैंने रिवीजन करा दिया है। अब आप कहेंगे सर इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं मुझे, तो ये सारे एमसीक्यू मैंने बताया ना, आप 1 महीने के नहीं, आपको 7 मंथ के मैं आपको एमसीक्यूज दे रहा हूं, ठीक है। ये बुकलेट है जिसमें 1000+ एमसीक्यूज हैं, मौका मत छोड़ो, याद रखिएगा। आपको पूरे 1000+ एमसीक्यूज मिले 7 मंथ करंट अफेयर्स के। इसमें करीबन मैं बता दूं 1100 एमसीक्यूज हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी, एक बार प्रैक्टिस करके चले जाना, एक्सप्लेनेशन के साथ है, याद रखिएगा। मैंने हर चीज़ों का आप यहाँ पर देखेंगे, जो एमसीक्यू बनाई है सैंपल में आपको दिखा रहा हूँ, इन सब में याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो बड़ा अच्छा चीज़ है, ABCD ऑप्शंस कहीं भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं विद पिक्टोरियल डायग्राम्स भी बने हुए हैं और आपके लिए बहुत आसान होगा, याद रखिएगा। तो करना क्या है, तुरंत व्हाट्सएप करना है, ये MCQ सीरीज जो मैं आपको दे रहा हूँ, याद रखिएगा 7 मंथ की, इसको करके चले जाना, सीधे क्वेश्चन इसी से एग्जाम में आ जाएंगे। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई, MCQ करके चले जाना, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको व्हाट्सएप पे मुझे नीचे मैसेज करना है और याद रखिए इस बुकलेट को आप हासिल कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर
जरूर रीड करते हैं। प्लस याद रखिए, आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम आप सबको पता होगा, देवाशीष क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप जाके करंट अफेयर्स का कोर्स बाय कर सकते हो। आप अदर कोर्सेज भी बाय कर सकते हो, अदर नोट्स बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, हार्ड कॉपी आप घर मंगवाना चाहते हो तो हमारा हार्ड कॉपी का कंप्लीट कुरियर कॉस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहां पे सैंपल चेक कर सकते हो और उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सीधा ऑर्डर करना है, आपको सैंपल भी हम दिखाएंगे। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो तुरंत आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। कोई डाउट क्वेरी आप पूछ सकते हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। करीबन 50 to 60% डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसका कंप्लीट कोर्स है, प्री की, मेंस की, ऑप्शनल की क्लासेस सब कुछ है। आपको करना क्या है, एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यूपीएससी के नोट्स में अलग से प्रोवाइड करता हूं, हर चीजें अवेलेबल है, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने फालतू कोई भी डिस्कशन नहीं किया, टू द पॉइंट डिस्कशन किया, जल्दी से पूरा मंथली कवर करा दिया और आपका रिवीजन भी हो गया। जो लोग मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे होंगे तो उनके लिए रिवीजन की तरह हेल्प हुआ होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब चीजें पढ़ाई हुई है कहीं ना कहीं, ओके। और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर ओपन कमेंट करिए आप, ठीक है। और ये बुकलेट को याद रखिए, 1000+ MCQ जो आपकी एक तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर देगी। और जिन्होंने ऑलरेडी ले रखे नोट्स, चिंता मत करो, आपके उस ड्राइव पे ये अपलोड हो जाएगी। बट जिन्होंने नहीं लिए हैं तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो। और इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स, जैसे ये इसकी पीडीएफ हो गई जून मंथ की, अभी आपने देखा, कहोगे सर इसकी भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। तो आपको मैं एक और बुकलेट अपनी दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए 6 मंथ करंट अफेयर्स, ये भी बहुत लोगों ने ली हुई है। देखिए ये पूरी 6 मंथ की पूरी करंट अफेयर्स है, ठीक है। ये पूरी 7 मंथ की MCQs है। ये सारी एक साथ दूंगा यार, पूरा एक आपको ड्राइव लिंक दूंगा, सारी बुकलेट्स एक साथ मिलेंगी। आपको जो अच्छा लगे ना वो प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है। तो करना क्या है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करो और ये तुरंत हासिल कर लो, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी है जरूर मेंशन करिए। कॉलिंग नंबर अलग है, व्हाट्सएप नंबर अलग है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी आपको समझ में आएगा। टू द पॉइंट हमने डिस्कशन किया है, इधर उधर की बातें नहीं की है मैंने, टू द पॉइंट आपको बताया जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको करंट अफेयर्स देखो, इसको पढ़ के आपका कुछ होगा नहीं, मतलब ऑन द स्पॉट आपने पढ़ा, एग्जाम दिया और भूल जाओ इसको, फिर आगे आगे पढ़ना पड़ता है क्योंकि अपडेट होता रहता है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके कोई भी एग्जाम्स होंगे ये आपको हेल्प करने वाली है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। याद रखिए ऑफर कॉस्ट है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है तुरंत अप्लाई करो। ये सारी चीजें आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएंगी एट ऑफर, ओके। तो कुछ पे करो और अपनी लाइफ को अच्छा करो और जिंदगी भर के टेंशन फ्री हो जाओ। वीडियो कैसा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगता है ऐसे लेक्चर्स बनाने में, है ना। बहुत लोग कमेंट करते हैं कब आएगा, बट मैं पीपीटी को देखो खुद बनाता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, बट इतनी मेहनत करके बनाता हूँ। एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप ऐसे शेयर करते रहिए और मैं ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।